देखिए, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे हैं और जिसमें खास बात क्या है कि देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो हमने कल भी पढ़ा था, मगर वो कैसा कॉम्बिनेशन था जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सेल हमने लिए थे उन सभी सेलों के जो ईएमएफ थे और उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस थे सेम सेम थे। मतलब सारे सेलों के ईएमएफ एक जैसे थे और सारे सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम सेम थे, है ना। आज आप जो सेल्स लिए हैं, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दो सेल दिखाई दे रहे हैं आपको। हम जो काम करेंगे, जो भी अपन ईएमएफ या इंटरनल सेल्स जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो इन दो सेलों के लिए निकलेगा, लेकिन हम उसको जनरलाइज करके एन सेल के लिए लिखेंगे। आपको जो ये दो सेल दिखाई दे रहे हैं उनके ईएमएफ है E1 और E2, अलग अलग है ईएमएफ। अभी तक हम ईएमएफ को ई लेते थे, याद करो। और जो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कौन कौन है, R1 और R2। और ये सीरीज ऑर्डर में जुड़े हैं। सीरीज ऑर्डर में जोड़ने के लिए पहले सेल का जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है वो दूसरे सेल के प्लस इलेक्ट्रोड के साथ, वैसे दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस के साथ, और इसी प्रकार आगे चलता है। फिलहाल मैंने डायग्राम में केवल दो सेलों को आपको दिखाया हुआ है और यहाँ पर आप जो करंट देख पा रहे हैं सर्किट में वो है I। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये क्या है। एक्चुअली ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये इक्विवेलेंट का साइन है, इक्विवेलेंसी का, तुल्यता का चिन्ह है। ये 3 बार ऐसे लाइन खींचते हैं। अब सुनिए मेरी बात सब लोग ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे हमको मानना है, यहाँ पे आपको 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ए और ये दोनों सेलों के बीच में एक दूसरा बिंदु बी और ये तीसरा बिंदु सी। तो तीनों बिंदुओं का पोटेंशियल हमको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए VA, VB एंड VC be the potentials of points A, B and C respectively मतलब पता है क्रमशः। VA, VB, VC कौन है, क्रमशः बिंदुओं A, B, C के विभव है, विभव। तो अगर आपको इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, मान लीजिए वो पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत बढ़िया गजब, ये V1 कौन है बताओ, V1 कौन है, बिंदु A और बिंदु B के बीच के जो पोटेंशियल्स हैं उनका डिफरेंस। तो उसको V का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल जो कि VA है और B का पोटेंशियल जो कि VB है, दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और उसको हमने क्या नाम दिया है, V1 नाम दिया है। क्लियर है पक्का सबको? अच्छा, जब इसको आपने सर V1 नाम दे दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, किसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जब फॉर्मूला डिराइव किया था, तो फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला आया था और वो था V = E - IR। जो हमने कहा था कि देखो IR के कारण ये E कम होकर के V बन जाता है, ऐसे करके हमने कहा था, याद है? ये फॉर्मूला हमने वहां पे लाया था, आप देखिएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप पॉइंट A और B के बीच के लिए अप्लाई करें तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। ठीक है, V1 है, या उसको आप V1 ना बोल करके आप VAB कहो। क्या कहो? VAB। तो VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। वही वाला फॉर्मूला चिपकाओ तो क्या हो जाएगा, E। तो E की जगह आप लिखना E1, क्योंकि A और B के बीच में जो सेल जुड़ा है उसका EMF E1 है। यहाँ पे जो E है ना वो EMF है, I क्या है, करंट है, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। हम जिन बिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, A और B की बात कर रहे हैं, तो A और B के बीच में जो सेल जुड़ा है उसका EMF E1 है, इसलिए उस सूत्र में E की जगह E1 लिखा जा रहा है, माइनस I को 1 मत लिखना, I सब पे फिक्स है, कॉमन है। R को लिखना R1, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो हम बिंदु A और B के बीच की बात करेंगे, तो A और B के बीच में जो सेल जुड़ा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कौन है, R1, इसलिए R1 लिखे उस सूत्र में।
और ये वी ए पी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए लेट वी ए बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक इसी प्रकार आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी निकाल के बताइए कितना आएगा, बताओ मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, जिसको आप वी बी सी कह दीजिए, और ये आपको वी बी माइनस वी सी करके मिलेगा। और इसका फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे बताओ, तो बोला यही फॉर्मूला लगाओ, वी बी सी कैसे मिलेगा, ई टू माइनस आई आर टू। समझ में आया कि नहीं बताओ। इतनी बातों में अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप मेरे को बता दो, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी है ये, बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले से हमको जिन पॉइंट्स का आप देख रहे हो उस पॉइंट के बीच में जो सेल जुड़ा है उसका ईएमएफ लिख देना ई की जगह में, और उस पॉइंट के बीच में जो सेल जुड़ा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिख देना। आई तो सबके लिए कॉमन है ना। चलिए इसको आप देते क्वेश्चन नंबर 1, इसको दे दो 2। जैसे आपने वी ए बी निकाला, क्या निकाला, फिर वी बी सी निकाला। वी ए बी मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी सी मतलब बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप डायरेक्ट पॉइंट ए को देखना चाहो और सीधे पॉइंट सी को देखना चाहो, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहो तो उसको मैं क्या लिखूंगा, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या लिखूंगा, ए एंड सी, उसको मैं क्या बोलूंगा, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी सी हो जाएगा। जैसे ये वी ए बी था वी ए माइनस वी बी, है ना, वी बी सी था वी बी माइनस वी सी, वैसे ये वी ए माइनस वी सी हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी कलाकारी करेंगे और वो कलाकारी होगी, ये वी ए हुआ, वी बी माइनस करो, क्या माइनस करो, तो आप बोलोगे जबरदस्ती माइनस कर रहे हो, नहीं जोड़ भी रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, किसी गणित आप देखो ना, वापस प्लस वीबी और माइनस वीबी कट के वी ए और वी सी आपके पास बचेगा। तो हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया। गणित में ये किया जा सकता है, कुछ राशि को आप जोड़ करके वापस उतना घटा दो, कुछ घटा करके वापस उतना, तो इससे कोई नुकसान की बात नहीं है। हम गणित के किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ ठीक है, ये हम अपनी सहूलियत से कर सकते हैं। लेकिन कर क्यों ऐसा रहे, अब पहले बताओ समझ में है कि नहीं है। ये माइनस वी बी प्लस वी बी वापस कट करके आपके पास वी ए माइनस वी सी उतना ही बचेगा, हम किसी नुकसान में नहीं है, कुछ भी चीज़ गलत नहीं है। अब लेकिन ऐसा किए क्यों बताऊं, क्योंकि हमको वी ए माइनस वी बी चाहिए था और वी बी माइनस वी सी चाहिए था। क्यों चाहिए था सर, ताकि हम उनकी वैल्यू रख सके। ये जो वी ए माइनस वी बी है ना, उसकी वैल्यू इतनी रख सकें, तो ये रखिए ई वन माइनस आई आर वन, ए टू माइनस आई आर टू। अब ई वाले को इकट्ठा कर लो, आई वाले को इकट्ठा कर लो, तो देखो कितना होगा, ये हो जाएगा वी ए सी बराबर ई वन प्लस ई टू, माइनस कॉमन निकाल के आई आर वन प्लस आई आर टू हो जाएगा। याद रखना, जब आप इसको उठाओगे और माइनस को कॉमन निकालोगे तो अब अंदर में क्या बचेगा, प्लस। यकीन न हो आपको तो आप वापस माइनस को अंदर गुणा करके देख लो, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट के बाहर क्या हो, और उस माइनस को जब अंदर ले आते हैं तो अंदर के साइन सारे साइन, तो ये माइनस आई आर वन बन जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आई आर टू बन जाएगा, यानी कि आपके पास इतना ही आएगा। तो हम जब जब उसको ब्रैकेट ओपन करने से ये हो सकता है, तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, हम निकाल लेंगे कॉमन। हाँ, और अब ये इतना मिला है, क्लियर है। आई भी बाहर कर दो क्या, हाँ हाँ निकाल देते हैं। मैं भी वही सोच रहा था, मैं सोचा था कुछ गड़बड़, गड़बड़ नहीं, कुछ अलग लग रहा था मेरे को, तो अब ये सही लग रहा है। अब इसको मैं से डब्बा बंद कर देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। अब सुनो मेरी बात सब ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ बड़े आराम से आप सबको सुननी है और ये बात समझनी है। वो ये है कि देखो, ये आपके पास जब आप इस सर्किट को देख रहे थे, जब आप इस सर्किट को, यहाँ पे आपको दो सेल दिख रहे हैं,
और उनके बीच में जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, ए बी सी लिए, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि सर ये कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि सर दो सेल को मिलाकर अगर एक सेल बना दिया जाए, इसके इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला अगर, मतलब ये इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। आप एक ऐसे सेल की कल्पना करो जिसका ईएमएफ इन दोनों का रिजल्टेंट हो, यानी दोनों का टोटल हो, जिसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे इसमें अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका आर कितना है, R1, इसका कितना है, तो दोनों का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक ऐसे सेल की कल्पना करो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों के टोटल के बराबर हो। यानी आप एक ऐसे सेल की कल्पना करो जो इन दोनों को मिलाने से बन जाता हो। ईएमएफ टोटल, दोनों के टोटल के जितना ईएमएफ उसका ईएमएफ हो, दोनों के टोटल रेजिस्टेंस के जितना उसका मतलब एक बड़ा सेल की कल्पना करो। किसके इसके बीच में पॉइंट। अब आप अपना बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये तो देखो ये एक सेल पॉइंट ए और बी के बीच में है, दूसरा सेल बी और सी के बीच में है। अगर मैं आपको बोलूं नहीं बेटा पूरा ए को और सी को देखो, सीधा पॉइंट ए और सी को देखो, और उसके बीच में जो दो सेल जुड़े हैं उसको मिलाकर अगर अपन कितना माने, एक सेल माने, तो कुछ फोटो इस तरीके से बनेगा। पॉइंट ए दिख रहा है और आपको, और ये जो बीच में ये सेल है ना, वो कौन है बताओ, वो ना तो ये है, वो ना तो ये है, बल्कि दोनों को, हाँ इसकी जो शक्ति है, जो भी इसका ईएमएफ है, वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है। इसका जो रिजल्टेंट है, सॉरी, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो इन दोनों के रेजिस्टेंसेस का वो है, रिजल्टेंट है। हर चीज रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ईएमएफ, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, दो सेल को हमने एक बनाया है। इस अकेले सेल की जो भी शक्ति है, जो भी वो है, क्या बोलते हैं इसका, अपन बोल सकते हैं ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों का रिजल्टेंट है। क्लियर है। इसको अपन इसलिए बोल रहे हैं कि ये सर्किट इस सर्किट के क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, तो अगर मैं इस इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला तैयार करूं, एसिच वाला, एसिच वाला, तो क्या होगा बताओ, 9। बहुत जबरदस्त। अच्छा, जितनी बातें मैंने यहाँ पे बड़बड़ाई हैं अभी, उनको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उनको आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। उसको देखो हिंदी में भी लिख सकते, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखना। नाउ इफ द इक्विवेलेंट ईएमएफ, क्या चीज, बी, इक्विवेलेंट ईएमएफ को मैं बोल रहा हूँ ई क्यू, क्या बोल रहा हूँ, ई क्यू, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया, एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, बी आर ई क्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, आर ई क्यू, देन अब लगाओ फॉर्मूला वी ए सी, वही ए और सी के बीच में क्या होगा बताओ, वही फॉर्मूला देखो, वही ई इक्विवेलेंट, आई को मत लिखना क्योंकि आई सब के लिए एक ही है, फिर आर इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या। इसको दे तो समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 दे दिए। अब आप इक्वेशन 3 और 4 की तुलना करो, तुलना, तो ये वी एसी है, तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, राइट राइट इक्वल, तो आप बोलोगे बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा बताइए सर, E1 प्लस, देखो उसका देखो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट भी इक्वल होगा, तो मैं राइट राइट साइड इक्वल्स कर रहा हूं, E1 प्लस E2 माइनस और बराबर, समझ में आ रहा है। पहले वाले को पहले, मतलब जो ई वाले हैं उनको अलग इक्वेट करो और इसको इक्वेट करो, तो कितना होगा बताओ, इक्वेट करने पर आपको क्या मिलेगा, ई इक्विवेलेंट बराबर मिलेगा आपको E1 प्लस E2। आप यहां से भी डायरेक्ट इक्वेट कर सकते थे, तुलना कर सकते थे, वी ए सी, ये थे माइनस माइनस है, आई को जो 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 जो, जो चीज सेम है उसका क्या तुलना करना, आई को छोड़ो हटाओ, फिर क्या बचा, R1 प्लस R2, और यहाँ आई के साथ कौन है, तो जो जिसके साथ जिस पोजीशन में जैसे दिख रहा है आप उन्हीं को इक्वेट करो, यानी कि E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2, वैसे ही R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट EMF, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया। मैंने चित्र में कितने सेल लिए थे, तो आपको E1 E2 दिख रहा है,
3 सेल लिया हो तो अभी E1 प्लस E1 सॉरी E3 भी दिखता, प्लस E3 भी दिखता, और यहाँ प्लस R3 भी दिखता। 4 सेल लिए होते फोटो में तो प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 दिखता, वहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 दिखता। इसलिए अब इसी काम को अगर हम n सेल के लिए करते, अगर सीरीज ऑर्डर में n सेल जुड़े होते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस En तक जाता ये, और वैसे ये कहाँ तक जाता, तो आप उसको लिख सकते हो, उसको लिख देना, बुक में लिखा है, आप देख लो, लिखा है ना। हाँ, E इंटू एन नहीं हो जाता, वो पहले होता था क्योंकि सब लोग सेम सेम होते थे। कुछ नहीं होगा, अलग अलग है ना, ये ऐसे ही लिखाएगा, लिख के दिखा तो, हाँ ये सब सेम होता था ना तो हम उनको एन ही लिखते थे, याद करो। यहाँ एन ही नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते ना, करेक्ट, क्योंकि देखो जब सेम सेम होता था ना तो हम उसको जोड़ दिया, एन ही हो गया। अब यहाँ सब अलग अलग है ना, अलग अलग कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो रुको ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, नहीं मिटाना, फिर मैं मिटा दिया। If there are n cells in series order, कितने सेल्स हो, then equivalent EMF should be given by E1 plus E2 plus, ठीक है, और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा। अब एक गजब की बात एक और सुनो, एक यहाँ पे एक स्पेशल केस है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये सारे ईएमएफ आपको प्लस प्लस में दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। क्यों बताऊं, क्योंकि याद करो जब मैंने वो फोटो बनाया था तो मैंने ऐसे बनाया था फोटो, प्लस और ये था अपना माइनस, है ना, ऐसे बनाया था, याद है आपको। फिर ये दूसरा सेल, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और मतलब वो बहुत सारे, मैंने तो 2 ही बनाए थे, अगर बहुत सारे बनाते तो कुछ इस तरीके से बनते। तो आप देखो ये सेल जो आपको दिख रहा है सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर मैं किसी एक सेल का या 2 या 3 किसी का भी पोलैरिटी चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, पोलैरिटी चेंज करने का मतलब ये कि सर एक सेल को आप उल्टा लगा दो, कुछ इस तरीके से, उस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, समझ में, इन लोग से उल्टा दिख रहा है आपको। तो जिस सेल को आपने उल्टा लगा दिया है ना, उसका वाला ईएमएफ, जैसे तीसरे नंबर के सेल को आपने उसका पोलैरिटी चेंज कर दिया तो उसका ईएमएफ माइनस हो जाएगा, बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। जिसका पोलैरिटी बदला है उसका ईएमएफ क्या कर देना, और ये माइनस करने का काम केवल ईएमएफ में करना है, इसमें मत करना। इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो प्लस पे रहेंगे सारे के सारे। समझ में आया, केवल चेंज किस में होगा, इतना ही बस विशेष जानकारी देना था, यही एक्स्ट्रा जानकारी है। जैसे 10 ठोक का पोलैरिटी चेंज हुआ है तो क्या होगा, तो जिनका जिनका हुआ है सब में माइनस। जैसे मान लो E3 का चेंज हो गया, इधर 7वें नंबर के सेल का और चेंज हो गया, मान लो पोलैरिटी चेंज हो गया 7वें नंबर के सेल का, तो 7th नंबर में भी उसको माइनस करके लिखेंगे, E7 माइनस हो जाएगा। जो जो है जिसका पोलैरिटी चेंज हो रहा है उन लोग माइनस पे रहेंगे, क्लियर है, ओके। ये बात तुम लोग कहाँ पे थी पता है, ये फर्स्ट नंबर जैसे दिया है ना वहां पे दिया, फोटो भी बनाया, देखो उसमें E2 के पोलैरिटी को चेंज किए, दिख रहा है आपको। हाँ, तो आप आंसर में देखो E इक्विवेलेंट कितना है, E1 माइनस E2 है, लेकिन रेजिस्टेंस सीधा सीधा R1 प्लस R2 है। कंप्लीट हो गया ये डेरिवेशन, कंप्लीट है ना, हम लोग हम दिया है ना, हाँ ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत